जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, इस महीने भारत में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट देश है उनके नेता और उनके बड़े बड़े मिनिस्टर आने वाले हैं। अब आप जानते हो, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अब खबर आ रहा है कि अप्रैल महीने के शुरुआत में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी भारत आ सकते हैं। हालांकि मैं आज जापान के ऊपर बात करने वाला हूँ, बाकी जब विजिट होगा तो उस हिसाब से बात करेंगे। अमेरिका भी अपना एक बड़ा हाई लेवल के जो मिनिस्टर है उनको भेज रहा है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ मिनिस्टर आने वाले हैं। और अब खबर यह है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी इस महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं। अगर जापान की बात करें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन विजिट पर भारत आए हैं और इस बीच में दोनों देशों के बीच इकोनॉमी से लेकर डिफेंस के फील्ड पर भी थोड़ा बहुत चर्चा होगा। हालांकि मेन फोकस इकोनॉमी ही है। अब जापान भारत में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और देखा जाए तो जो टॉप 10 कंट्री है जो भारत में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टॉप 5 में जापान का नाम आता है। और जापान भी इकोनॉमिकली पावरफुल देश है। हालांकि अगर मेरा मानना ये है कि जापान का ज्योग्राफिकल कंडीशन और उसकी पॉपुलेशन के कारण ही वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। अगर चाइना जैसा या फिर चाइना के 20% के हिसाब से भी अगर उसके पास लैंड होता और पॉपुलेशन और थोड़ा 2-3 गुना ज्यादा होता तो चाइना इकोनॉमी में दुनिया में नंबर 1 शायद बन जाता। उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो इतना छोटा सा देश है और उनका सिचुएशन काफी टाइट है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, और उसमें से सुनामी से लेकर भूमिकंप हमेशा, अर्थक्वेक हमेशा आता रहता है, फिर भी उसका इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रो हुआ है। तो अगर उनको बाकी देशों के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेस मिलता और सारा कुछ सिचुएशन सही मिलता तो उनका ग्रो और ज्यादा होता। लेकिन आप सब जानते हो, अब जापान भारत के साथ संबंध तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे फील्ड पर दोनों देशों के बीच एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉब्लम है। देखिए, अब इकोनॉमिकली ये दोनों देशों के बीच तो बहुत सारे डील आगे होने वाला है, इसके ऊपर एक एक करके बात करूंगा। क्योंकि जापान अग्री हुआ है वो भारत में $42 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ साथ ये भी है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी जापान की तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके साथ डिफेंस को लेकर भी चर्चा है और इसमें रशिया यूक्रेन वाला एंगल भी है। क्या जापान के साथ भारत खुलकर रशिया के एग्नेस्ट जाएगा, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर पहले इकोनॉमी की बात करते हैं तो जापान अग्री हुआ है वो भारत में आने वाले 5 साल में $42 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अगर हम कुछ आंकड़े की बात करें तो अब तक पिछले 20-25 साल में जापान तकरीबन 30 या $32 बिलियन इन्वेस्टमेंट भारत में किया है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर काफी सारे फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आया है। लेकिन अब आने वाले 5 साल में, मतलब पिछले 20-25 साल में जितना हुआ है उससे भी ज्यादा आने वाले 5 साल में जापान भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ये भारत के लिए बड़ी बात होगी और भारत की ग्रो के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे 3 से 4 बिलियन डॉलर वो कम इंटरेस्ट में, तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर होगा अगर हम जापानीज रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भारत को वो सॉफ्ट लोन के तौर पर देने के लिए भी राजी है। इसके साथ बड़ी बात है कि शायद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, जो एक तरीके से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट को 2-3 साल के अंदर खत्म होना था, लेकिन काफी डिले हो रहा है। अगर अब ये आए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर आए, जापान की तरफ से ये भारत को अश्योर किया गया है कि जो मारुति कंपनी है या फिर सुजुकी कंपनी है, मारुति सुजुकी में तो अब सुजुकी का शेयर ही ज्यादा है। और आप सब जानते हो, हमारा कार इंडस्ट्री की बात करें तो सुजुकी का तकरीबन 48-50% भारत की जो कार मार्केट की शेयर है उसके पास है। मतलब 100 गाड़ी अगर बिकता है तो उसमें से 50 गाड़ी मारुति सुजुकी का ही है। अब लेकिन अगर आप देखोगे, जो भारत सरकार टारगेट रखा है 2030 तक तकरीबन 30% हमारा जो कार होगा वो इलेक्ट्रिक से चलेगा। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकार थोड़ा बहुत पॉजिटिव स्टेज भी अच्छे तरीके से ले रहा है। क्योंकि आंकड़े की बात करें तो 2019 से अब तक 2 साल या 3 साल में तकरीबन $1.5 बिलियन का इलेक्ट्रिक कार भारत में बिका है, तकरीबन 10,000 करोड़ का। तो और इसमें आप डाउट नहीं है कि टाटा कंपनी बहुत ज्यादा लीड ले रहा है, लेकिन सुजुकी भी वो उस रेस में आगे आना चाहता है। हालांकि सुजुकी अभी तक कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च नहीं किया है उस हिसाब से, मतलब टाटा को टक्कर देने के लिए, लेकिन बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। और सुजुकी का प्लान है कि $1.5 बिलियन
वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के लिए जो रिसर्च में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद में ये प्रोसेस और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और गवर्नमेंट तो पहले से ही बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट चाहता था कि टेस्ला कंपनी इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन टेस्ला उसके लिए राजी नहीं हुआ। और इसके पीछे वजह भी है। अगर टेस्ला भारत में इन्वेस्टमेंट करता तो हमें जरूर फायदा होता, लेकिन टेस्ला को ये होगा कि ऑलरेडी उनका एक फैक्ट्री चाइना में है और चाइना का कार मार्केट और भारत की कार मार्केट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप देखोगे टेस्ला का मिनिमम 7 से 10 लाख तक कार चाइना में बिक जाता है, लेकिन अगर भारत की तरफ आओ, भारत में शायद उतना फॉरेन कार बिकता है। मतलब टेस्ला तो आप छोड़ दो, बाकी जितने भी फॉरेन ब्रांड है उनका शायद मैक्सिमम 10 लाख कार अगर भारत में बिकता हो हर साल तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उतना ही कार सिर्फ टेस्ला का बिक जाता है चाइना में। तो टेस्ला को लगा अगर वो इन्वेस्टमेंट बड़ा करता है भारत में और आगे जाकर उसका इन्वेस्टमेंट डूब जाता है तो उसको लॉस हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है, कार मार्केट आगे आने वाले टाइम में इंडिया में और ज्यादा बूम करेगा। टेस्ला को शायद मतलब आज से 10 साल के बाद इस डिसीजन पर उसे गलत लग रहा होगा कि अगर नहीं वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर देता तो अच्छा होता। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, टेस्ला ना ही आए। अगर उस देश में हमारी टाटा महिंद्रा या फिर और बाकी इंडिया की कंपनी अगर उसमें लीड लेते हैं तो ये हमारे लिए ही ठीक है। टेस्ला चाइना की मार्केट में रहे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आखिर में आता हूं डिफेंस के ऊपर। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में भारत और जापान के बीच कोई डिफेंस डील तो उस तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी इकोनॉमिक रिलेशन सही हो जाएगा तो डिफेंस फील्ड में आपका रिलेशन बढ़ने में ज्यादा देरी लगेगा नहीं। जापान के पास बहुत कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी है डिफेंस फील्ड में भी, जो भारत को जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा मुझे लग रहा है कि और 3-4 साल लगेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच डिफेंस डील या फिर डिफेंस रिलेशन होने में। अब इस खबर ये है कि इसी साल की और कुछ महीने के बाद, जो शायद पिछले महीने होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, हमारा सुखोई 30 MKI और जापान का F-15 एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्योंकि उससे जापान की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। क्योंकि एक तरीके से जो चाइना की एयरफोर्स है वो सुखोई 30 MKI इस्तेमाल करता है, या फिर सुखोई 30 के बेस पर J-16 J-15 वगैरह जो बने हैं सुखोई 30 या फिर सुखोई 27 के बेस पर जो फ्लैंकर एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो जापान के एयरफोर्स को लग रहा है अगर वो भारत के एयरफोर्स के साथ सुखोई 30 MKI के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो चीन के एयरफोर्स को आगे आने वाले टाइम में कैसे चुनौती देंगे, तो उनको उसमें मदद मिलेगी, जो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बातचीत चल रहा है कि शायद जापान भारत को ये कहे या फिर डिस्कस करे रशिया यूक्रेन मुद्दे पर कैसे रशिया और ज्यादा अग्रेसिव ना हो। अगर आप देखोगे क्वाड कंट्री में सिर्फ भारत ही है जो अभी तक रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया है या फिर रशिया के ऊपर यूक्रेन मुद्दे पर कुछ खुलकर नहीं बोला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या जापान भारत को यह एग्री करवा पाएगा कि आप रशिया के अगेंस्ट में बोलो, क्योंकि एक तरीके से देखोगे रशिया और जापान के बीच भी विवाद है। ऊपर आइलैंड, जो जापान के ऊपर कुछ आइलैंड है जिसको लेकर ये दोनों देश के बीच विवाद है, और रशिया तो एक तरीके से जापान को न्यूक्लियर वार की धमकी भी दे दी थी। लेकिन भारत और रशिया के बीच उस हिसाब से कोई डिस्प्यूट है नहीं, और हिस्ट्री में अगर आप जाओगे रशिया से हमें बहुत ज्यादा मदद मिला है हथियार को लेकर। हालांकि इकोनॉमी के नजर से देखोगे तो रशिया और भारत की रिलेशन बहुत ज्यादा कम है, अगर बाकी आप वेस्टर्न कंट्री या फिर वेस्टर्न कंट्री के अलाई के हिसाब से देखोगे जो बाकी देश है। लेकिन भारत हमेशा डिफेंस की फील्ड में रशिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हमारी एक मजबूरी है। हम रशिया के खिलाफ खुलकर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आगे भारत को कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा, जैसे कि वो अमेरिका रशिया जैसे बड़े बड़े देश को बैलेंस करके चल पाए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।